कुछ तो बात है ना इस मिट्टी में। किसी ने पुत्र को वीर बनाया, किसी ने पति के जगह तलवार उठाई। ये कहानी उन्हीं की। अगर वे ना होते तो शायद हम न होते। भारत तलवारों से बचा है, संकल्प से बना, क्योंकि हर दफा किसी ने असंभव चुना और इतिहास ने झुक कर लिखा, एक था राजा। हिंदवी स्वराज्य ने एक चिंगारी रोपी थी, उससे एक बिजली निकली थी। अटोक पर भगवा लहराऊंगा वो गरजाया था, फिर हर दिशा में अपना विजय पथ छोड़ाया था। मुगलों के मकान ध्वस्त कराया था, निजाम का गुरूर मिट्टी में मिला आया था। सिद्धियों की समुद्री दहलीज डुबा चला, पोर्टुगली को अपनी ही बस्ती में हरा चला। वीर शिवाजी का जो सपना था उसने फिर उसे सजाया था। हाँ, भारत का ऐसा एक था पेशवा, पेशवा बाजीराव। अठारहवीं शताब्दी का भारत, दिल्ली का तख्त कमजोर हो चुका था, लेकिन उसके साये में अब भी मुगलों का घमंड जिंदा था। दक्षिण में निजाम समंदर के पार से सिद्दी और फिरंगी, और बीच में एक भारत जो फिर से जूझने को तैयार था। जब वो तीनों दिशाओं से भारत को तोड़ रहे थे, तब एक ही नाम था जो जोड़ रहा था। उसकी नीति चाणक्य की ढाल थी, उसकी तलवार छत्रपति शिवाजी के विचार थे। तब दुनिया को पता चला उसके लिए यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह अरमान था, हिंदवी स्वराज्य को पूरा करना। उन अरमानों की ही ये कहानी। तो चलिए लौट चलते हैं उस युग में जहां एक पेशवा ने धर्म को ध्वज और राजनीति को रणभूमि बना रखा था। हाँ, भारत का ऐसा एक था पेशवा, पेशवा बाजीराव। पराक्रमी अपराजित बाजीराव पेशवा, वै मर्दार गिरदा गिरजी, वै मर्दार गिरदा गिरजी, धीरे 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 धीरे। बाजीराव पेशवा ने अपने 20 बरस के कार्यकाल में 1,75,000 किलोमीटर घुड़सवारी की थी। सर जदुनाथ सरकार कहते हैं कि वे स्वर्ग से उत्पन्न हुए एक अद्वितीय घुड़सवार थे। बाजीराव के दुश्मन ये बोलते थे कि उसके पैर नहीं है, उसके तो पर है। पेशवा बाजीराव के बचपन के बारे में इतिहास ज्यादा नहीं कहता, पर जब उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में पेशवाई संभाली और अपने कर्तव्यों में डूब गए, तब दुनिया ने एक ऐसा योद्धा देखा जो युगों में एक ही बार जन्म लेता। न ताज था न तख्त, पर उनकी घोड़े की चाल ने बादशाहों के नक्शे पलट दिए। निजाम उल मुल्क, जिसको हम चीन किलिच खान ये भी नाम से जानते हैं, औरंगजेब ने उसका नाम रखा था कमरुद्दीन खान। तो इससे हमें पता चलता है कि औरंगजेब का वो बहुत लाडला था। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, तब निजाम को लगा कि दिल्ली में बहुत खून खराबा हो रहा है, उसके बगैर अगर मैं दक्खन में जाऊंगा तो पूरे दक्खन का मैं बादशाह बन जाऊंगा। और ऐसा सपना लेकर वो दक्खन में आ गया। तो आगे चल के उसने असफ जाई या अपने सल्तनत की स्थापना की हैदराबाद में। लेकिन जब बाजीराव पेशवा थे, उस समय उसकी राजधानी थी औरंगाबाद। तो एक छोटी सी उम्र में उन्हें काफी गर्दिश के माहौल में ये पेशवा का पद मिला। हाँ, और उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और इसी के साथ यह विश्वास भी दिलाना जरूरी था कि वो पेशवा बनने लायक हैं। सिर्फ छत्रपति शाहू को ही नहीं, पर बाकी के सामंतों को भी यह विश्वास दिलाना बहुत जरूरी था।
पेशवा बाजीराव के सामने सिर्फ तलवारें नहीं थी, सवाल थे। मराठा साम्राज्य किस दिशा में निकले? उत्तर की तरफ, गुजरात और मालवा की ओर, या फिर दक्षिण की तरफ, कर्नाटक की ओर? और निजाम दोस्त है या दुश्मन? और सबसे गहरा सवाल, जिन सैनिकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना जीता था, क्या उन्हें फिर से एक सपने के नीचे जोड़ा जा सकता है? और पेशवा बाजीराव का जवाब, नए लोग, नई सोच, पर वही पुराना जुनून, हिंदवी स्वराज का। मल्हार राव होलकर, रानोजी शिंदे, उदाजी पवार, उनके छोटे भाई चिमाजी अप्पा, आज ये नाम इतिहास के स्तंभ है। लेकिन तब पेशवा बाजीराव के सपने के वीर टुकड़े थे। उन्होंने सिर्फ सेना नहीं बनाई, एक भावना बनाई, एक भावना जो घोड़े पर चढ़ती थी और आंधियों से टकरा जाती थी। मर्दार जिरदा जिरजी जी, वही मर्दार जिरदा जिरजी जी, हे जी हे जी हे जी हे जी हे जी हे जी हे जी। बाळाजी विश्वनाथ भट्ट शाहू महाराज के प्रथम पेशवा थे। उनके बेटे थे बाजीराव। अपने 19 बरस के उम्र में अपने पिताजी के साथ बाजीराव दिल्ली में गए थे। उन्होंने दिल्ली देखी थी और उनके मन में आया था, दिल्ली झुक सकती है, झुकाने वाला चाहिए। बाळाजी विश्वनाथ के पश्चात बाजीराव शाहू महाराज के पेशवा बन गए और उन्होंने दरबार में यह प्रस्ताव रखा कि आज तक हमारी सोच ये थी कि दक्कन में हमारा स्वराज्य हो जाए, लेकिन यदि अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैले हुए इस मुगल साम्राज्य की जड़ें दिल्ली में हैं, तो हम दिल्ली पर धावा बोलेंगे। यदि जड़ों के ऊपर हमने घाव किया तो शाखाएं आप से आप नीचे आ जाएंगी और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वराज्य था उसका साम्राज्य में रूपांतर हम कर सकते हैं। ऐसा नया सपना उसने सारे दरबार के सामने रखा था। सबसे बड़े दरबारों में सबसे गहरी साजिशें रची जाती। तब मुगल दरबार में सैयद बंधुओं का दबदबा था, जिससे कम उम्र वाले मोहम्मद शाह को बचाने में निजाम ने मदद की। इनाम में मिला शुक्रिया और बनाया गया हिंदुस्तान का वजीर। लेकिन उनके ताकत के इस तख्त से बाकी दरबारी नाखुश थे। चालें चली गई और निजाम को अवध भेजा गया। तब बदले में निजाम ने जवाब दिया कि दिल्ली से ही मुंह मोड़ लिया। और अब निजाम था एक बागी, जिसे मुगल सेना ने दबाने के लिए जंग लड़ी। और तब निजाम ने पुकारा किसे? पेशवा बाजीराव। उस समय निजाम ने मुगलों के साथ युद्ध भी किया था और हराया था। दक्षिण भारत में 6 सूबों के चौथ और सरदेशमुखी के हक मराठों ने मुगलों से लिए थे। चौथ का मतलब है 1/4 हिस्सा और सरदेशमुखी का मतलब है उसके ऊपर 10% ऐसा टैक्स देना। लेकिन निजाम को ये हक मराठों को देना मंजूर नहीं था। इसलिए निजाम के मन में ये आया कि यदि दक्कन भारत का मुझे बादशाह बनना है तो ये मराठे मेरे मार्ग में कांटे जैसे हैं। इसलिए उसने क्या किया? भेद नीति का अवलंबन किया। उस समय मराठों का विभाजन हुआ था, सातारा की गद्दी और कोल्हापुर की गद्दी। तो निजाम ने कोल्हापुर में जो संभाजी महाराज छत्रपति थे उनको अपनी तरफ लिया। और इसी दौरान सामने आई पेशवा बाजीराव की वो रोशनी जो युगों में एक बार चमकती। उनके घोड़े की चाल, उनकी सोच, उनका युद्ध का अंदाज, दुनिया ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। एक घुड़सवार युद्ध जो युद्ध के इतिहास में एक जिंदा मिसाल। बैटल ऑफ पालखेड़।
मर्दार गिरदा गिर जी जी हे 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 जी। बाजीराव ने अपनी घुड़सवारी में परिवर्तन किया था। उनके घुड़सवार वो बहुत हल्के होते थे, घोड़े के ऊपर भी कवच नहीं होता था और घुड़सवार जो होते थे उनके भी अंग पर कुछ कवच नहीं होता था। यानी कि दुश्मन की सेना एक दिन में यदि 25 किलोमीटर जाती है तो बाजीराव की सेना उसी एक दिन में 100 किलोमीटर तक जा सकती थी। निजाम के सिपह सलारों ने मराठाओं के उत्तरी इलाकों पर हमला किया। उस समय पेशवा बाजीराव दक्षिण में थे, कर्नाटक की ओर। सबको लगा था कि वे तुरंत छत्रपति शाहू महाराज के पास जाएंगे पुणे में, लेकिन पेशवा बाजीराव की सोच अपने युग की सोच से कहीं आगे थी। अहमदनगर के पश्चिम से वे आगे बढ़े और गोदावरी नदी पार की, फिर पूरी तेजी से पूरब की तरफ बढ़ते गए, जालना तक पहुंचे, वहां धूम मचाई और फिर निजाम के सबसे समृद्ध इलाकों की तरफ बढ़ते गए। निजाम हैरान था, लेकिन पेशवा बाजीराव के तेज कदमों को देखकर उसके पास कोई चारा भी नहीं। वो बस पीछे पीछे चलता रहा, पेशवा बाजीराव को पकड़ सके उस कोशिश में। उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि वे बुरहानपुर जला देंगे। बुरहानपुर उस वक्त निजाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। अब जब निजाम ने ये सोचा कि वे बुरहानपुर जाएं, तो तब तक बाजीराव ने फिर उन्हें चकमा देकर सारे प्रदेश को देखते हुए वे भरूच की ओर चले गए। बाजीराव का मकसद ये था कि निजाम का तोफखाना उससे अलग हो जाए और यह तभी संभव था उस भूगोल में जब कभी नदी पार करना हो। इसके कारण बाजीराव ने कई नदियां पार की कि ऐसा मौका उसके हाथ में लग जाए। निजाम के ध्यान में आया था कि हम बाजीराव का पीछा नहीं कर सकते, इसलिए उसके रणनीति में उसने बदलाव लाया और वो फिर से दक्षिण की ओर मुड़ गया और उसने मराठों के कई शहर ध्वस्त कर दिए। लेकिन शाहू छत्रपति और उनका खजाना पुरंदर के किले में सुरक्षित था। निजाम चाहता था एक ऐसी लड़ाई जहां अपने तोपों की दहाड़ सुना सके। वो सीधे चले निजाम के दक्कन के सबसे बड़े शहर की ओर, औरंगाबाद की, जिसे आज हम पुकारते हैं छत्रपति संभाजी नगर के नाम से। निजाम को जल्द से जल्द औरंगाबाद पहुंचना था, इसलिए जो बड़ी तोपें थी वो उसने पीछे छोड़ दी। हल्की तोपें लेकर वो औरंगाबाद की ओर बढ़ने लगा। उसको पार करनी थी गोदावरी नदी और ये गोदावरी नदी उसने पार की पालखेड़ के पास। उस वक्त बाजीराव ने अपनी सारी सेना को एक घोड़े की नाल के आकार में, जिसे हम हॉर्स शू कहते हैं, उस तरह से निजाम की सारी सेना को घेर लिया। उनका पानी और खाने का सप्लाई बंद कर दिया, उनकी रसद बंद कर दी। फिर निजाम ने भूखे रहने की वजह से अपने सरदार को भेजा बाजीराव की तरफ और उन्होंने फिर मुंगी शेगांव की 6 मार्च को 1728 में एक नई संधि जो है वो बनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये फैसला किया कि अब छत्रपति शाहू ही एक अकेले छत्रपति कहलाएंगे और जो भी उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी के दावे किए थे वो सब उन्हें वापस बहाल किए जाएंगे। और निजाम हार गया। तकदीर में उनकी फिर मुलाकात हुई, पर उस दिन पालखेड़ की जंग ने सारे शक मिटा दिए। पेशवा बाजीराव सिर्फ 28 साल, पर अब वो एक दास्तान, एक अफसाना जो हर दिल में था इज्जत और डर का सबब। इतना कि बुंदेलखंड से आवाज आई मदद की उस वीर पेशवा के लिए। महापराक्रमी अपराजित बाजीराव पेशवा वै मर्दार गिरदा गिर जी जी। छत्रसाल बुंदेला बुंदेलखंड के राजा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से औरंगजेब से युद्ध करके उन्होंने बुंदेलखंड स्वतंत्र किया था। बाजीराव पेशवा ने मोहम्मद बंगश का पराभव करके छत्रसाल बुंदेला के राज्य की रक्षा की थी। इससे ऋणी होकर छत्रसाल बुंदेला ने बाजीराव पेशवा को अपने राज्य का 1/3 हिस्सा इनाम दिया था। इतना ही नहीं, छत्रसाल की एक बेटी थी, उसका नाम था मस्तानी, और छत्रसाल ने
इस मस्तानी का विवाह बाजीराव के साथ संपन्न किया था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इस घटना के बाद मराठा पहली बार उत्तर में एक प्रशासक के रूप में प्रवेश कर रहे थे। जो अभी तक उत्तर में सिर्फ युद्ध लड़ रहे थे, अब एक नियंत्रित तौर पर वो एक शासक के तौर पे प्रवेश कर रहे थे। बाजीराव के ये ध्यान में आया था कि हम पुणे में बैठकर दिल्ली के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने अपने एक एक सरदार को उत्तर हिंदुस्तान में जाकर वही रहने का हुक्म दिया था। ग्वालियर में शिंदे गए, इंदौर में होलकर, बड़ौदा में गायकवाड़, धार में पवार, बुंदेलखंड में गोविंदपंत बुंदेले, ऐसे कई मराठे सरदार उत्तर में गए और पूरे उत्तर हिंदुस्तान के ऊपर मराठों का प्रभुत्व निर्माण हो गया। पेशवा बाजीराव के लिए धरती पर जितना स्वराज्य महत्वपूर्ण था, उतना ही समंदर पर भी। जंजीरा के सिद्दी मुगलों के सहयोगी थे। बाजीराव ने पहले संधि की, फिर युद्ध करके उनकी ताकत तोड़ दी। फिर पोर्टुगीज की बारी आई, जो समुद्रों के बादशाह थे। छोटे भाई चिमाजी अप्पा ने बसेन जी, एक यूरोपियन ताकत को हराया, और अब हिंदवी स्वराज्य के सपने ने समुंदर छू लिया था। इन सारे युद्धों के बीच पेशवा बाजीराव अपने उत्तर जाने के लक्ष्य को भूले नहीं थे। पालखेड़ की लड़ाई के तुरंत बाद चिमाजी अप्पा ने दक्षिण मालवा में मुगलों को हराकर मराठा झंडा गाड़ दिया। तब बाजीराव पेशवा ने तय किया कि वे उत्तर की ओर जाएं। सिर्फ मालवा तक नहीं, उससे भी आगे और आगे। महापराक्रमी अपराजितः बाजीराव पेशवा वै मर्दार जिरदाजिरजीजी। बाजीराव पेशवे उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। उनकी सेना दो टुकड़ी में बट गई थी। एक का नेतृत्व कर रहे थे बाजीराव पेशवा और दूसरी का नेतृत्व कर रहे थे मल्हारराव होळकर। मल्हारराव जब यमुना पार करके जा रहे थे तो उनका सामना हुआ मुगलों की एक छोटी टुकड़ी से। वो ज्यादा बड़ी टुकड़ी नहीं थी, इसलिए उन्होंने युद्ध किया। लेकिन उनके ध्यान में आया कि उसके पीछे बहुत बड़ी सेना आ रही है, इसलिए मल्हारराव होळकर वहां से निकले और बाजीराव को आकर मिले। लेकिन उस मुगलों की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था सादत खान। उसको लगा कि हमने तो बाजीराव का पराभव किया, और उसने प्रत्यक्ष बादशाह को यह खत लिखा कि मैंने वीर मराठा परम प्रतापी पेशवा बाजीराव का पराभव किया है। अब वो उत्तर की ओर कभी भी आक्रमण नहीं कर सकता। मुगल दरबार के कुछ छोटे बदतमीज अफसरों ने कहानियां बनाना शुरू कर दी, जैसे बाजीराव गधे पर बैठकर भाग, या वो कहीं भिखारी के भेष में छुपा बैठा है। अब पेशवा बाजीराव के लिए यह इज्जत का सवाल था। मराठों की और उनकी वो पहचान जो उन्होंने खून पसीने से बनाई, और फिर उन्होंने वो बाजी खेली जो हर युग में अविश्वसनीय लगे। वै मर्दार जिरदाजिरजीजी। आमतौर पे दिल्ली जाने का रास्ता आगरा होते हुए जाता था, परंतु इस सारे रास्ते पे मुगल सेना तैनात थी, तो सबको लगा कि अब तो बाजीराव हार गए। इस बार बाजीराव ने जाट और मेवाटी वाले इलाके से होते हुए एक छोटी सी टुकड़ी लेकर वो तूफान की गति से दिल्ली पर पहुंचे, और वहां पे उन्होंने धावा बोल दिया। उनकी उपस्थिति ही उनका संदेश थी। मैं आ गया हूं, मराठा दिल्ली आ गया। ये बाजीराव का जीनियस ही था कि वो दिल्ली पहुंच भी गए, और उन्होंने कोई बड़ी लड़ाई न लड़ते हुए भी दिल्ली में ऐसा दबदबा बना दिया कि उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसा रहा कि लोगों को ये डर बैठ गया कि बाजीराव कभी भी आ सकता है और दिल्ली को अपने अधीन कर सकता है। दिल्ली का ताज थक चुका था, और तब उसे याद आया दक्कन का शातिर बुजुर्ग निजाम उल मुल्क। दावत भेजी गई, निजाम दिल्ली आया, उसका स्वागत इनामों से हुआ, और फिर एक हुक्म, मालवा और गुजरात से मराठा आंधी को मिटा दो, और बदले में
सूबेदारी वहां की तुम्हारे बेटे की। जैसे ही पेशवा बाजीराव को पता चला कि निजाम ने मालवा पर चढ़ाई की है, उन्होंने एक पल नहीं गवाया। तुरंत नर्मदा पार की और उत्तर के मैदानों में उतर आए। वै मर्दार जिरदा जिरजी। जो पालखेड़ में हुआ वैसा ही अब भोपाल में हुआ, लेकिन भोपाल के किले में निजाम अंदर था और बाजीराव ने उसको मिलने वाली जो रसद थी वो बीच में रोक दी। आखिरकार निजाम को बाजीराव के साथ तह करना पड़ा। उस तह के हिसाब से बाजीराव को मालवा प्रांत देना पड़ा। इतना ही नहीं, चंबल का क्षेत्र भी उसको देना पड़ा और 50 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ा। हर युद्ध भूमि के जो विजेता थे, राजनीति में जिनका शतरंज लाजवाब था, ऐसे पेशवा की अपनी जिंदगी भी एक धर्मयुद्ध बन गई थी। मस्तानी मोहब्बत थी या मुसीबत? दरबारियों का विद्रोह, परिवार के प्रश्न और समाज की तलवारों ने उनके जीवन में एक और जंग छेड़ दी। और ये जंग कोई भोपाल या पालखेड़ तो थी नहीं जिसे वो जीत पाते। एक हाथ से सियासत संभालते थे और एक हाथ से अपने दिल को रोकते थे। मराठा दरबार में ये मान्यता थी कि मस्तानी की संगत में बाजीराव कई ऐसी चीजें करने लगे थे जो उनके ओहदे को, एक पेशवा के ओहदे को शोभा नहीं देती थी। इसीलिए मस्तानी के खिलाफ कई शिकायतें की गई और छत्रपति शाहू तक ये जब शिकायतें पहुंची तो मस्तानी को अलग निगरानी में रखा गया और उन्हें पेशवा से मिलने की मनाही कर दी गई। जब साम्राज्य लगभग मुट्ठी में था, तब समय ने एक आखिरी चाल चल दी। पुणे से दूर, मस्तानी से जुदा, पेशवा बाजीराव एक और युद्ध के लिए निकले, नासिर जंग के खिलाफ। युद्ध जीता, इलाका मिला, पर जिंदगी हार गए। अप्रैल 1740 पेशवा बाजीराव रावेरखेड़ी में थे जब एक तीखे बुखार ने उन्हें पकड़ लिया और वो, जिन्हें कभी हार छू भी नहीं पाई थी, वो नर्मदा के किनारे सो गए, सदा के लिए। आज भी रावेरखेड़ी में उनकी समाधि उस नदी के साथ बहती है जिसे वो कभी पार करके इतिहास बदला। महापराक्रमी अपराजित हा बाजीराव पेशवा हा। अगर वो थोड़ा और जी गए होते तो न जाने किन किन दरियाओं के पार हिंदवी स्वराज्य का परचम लहरा गया होता। अक्सर यादें है ना, कहानियों की रोशनी में चमकती। हम और कहानियां सुनाएंगे और यादें चमकेंगी।